हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम खंडेलवाल। मैं डिजीज़ प्रिवेंशन और रिवर्सल, लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, मोटापे से लेकर कैंसर तक, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 एंड 2 एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी, लिवर इश्यूज़ और इसके अलावा हार्मोन इश्यूज़, पीसीओएस वगैरह, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, इन सभी के रिवर्सल और प्रिवेंशन पे मैं काम करती हूँ। हम अगर मान लीजिए हम ओबेसिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लीजिए 10 ओबीस पर्सन हैं, 10 ओबीस गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, उनमें से सब चाहती हैं मेरा वज़न कम हो जाए, तो कितनी अपना वज़न, कितने 10 में से कितने लोग अपना वेट लॉस कर पाते हैं? बात हर डिजीज की है, लेकिन मैं सिर्फ ओबेसिटी का एग्जाम्पल लेती हूँ। 10 में से 5 के हाथ खड़े, उनका वेट बढ़ेगा, वो नहीं कंट्रोल कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। बहुत उनके माइंड में रहता है ये खाएं नहीं खाएं, ऐसा करें ना करें, बहुत मुश्किल से दे आर हार्डली एबल टू मेंटेन देयर ओवरवेट ओबेसिटी। 5 में से जो ट्राई करते हैं वो बीच में छोड़ देते हैं, पूरा वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 2-3 लोग 10 में से ऐसे हैं जो पूरा कंप्लीट अपना अचीव कर पाते हैं वेट लॉस। ठीक है, सस्टेन कितना कर पाते हैं? वेट लॉस करना और फिर उसको सस्टेन करना, मेंटेन करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। फेल्योर कहाँ पे आता है? माइंड में हमें पहले से ही पता है कि अगर हम जम के लग गए धार पे तो वेट लॉस कर लेंगे, उसको मेंटेन कैसे करेंगे, सस्टेनेबल कैसे होगा? तो 10 में से रिजल्ट मिलता है हमें 10% रिजल्ट है सक्सेस का रिवर्सल के केस में, ओबेसिटी रिवर्सल। बाकी तो हमने सोचा ही नहीं अभी तक। सोसाइटी में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सब का रिवर्सल तो हमने अभी तक सोचना ही शुरू नहीं किया। तो क्या रीजन है कि ये सस्टेनेबल नहीं होता है? आप एक अपनी चेयर पे से उठकर एक प्ले ग्रुप के बच्चे की चेयर पे जाके फिट हो गए जबरदस्ती, तो आप कितनी देर उस पे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आप डिस्कंफर्ट में रहेंगे तो वापस उठ के अपनी ही चेयर पे आएंगे। यही आपके शरीर और दिमाग के साथ होता है जब आप वेट लॉस ट्राई करते हैं। आपकी बॉडी डिस्कंफर्ट में होती है, आपके माइंड में क्रेविंग्स रह जाती हैं, बाद में खाएंगे, इच्छाएं शांत नहीं हो पा रही हैं, और बॉडी डिस्कंफर्ट में है। मींस उसको, जब आपने वेट लॉस की जर्नी थी, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला प्रॉपर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई, तभी वो चेयर पे आप प्रॉपर फिट नहीं होते हैं, वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं और बुरा हाल होता है। फेल्योर साथ में बहुत कुछ लेके आती है, माइंड में बर्डन भी लेके आती है, और हम केमिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं। हमें सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? बताइए आप, कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? कहीं से भी नहीं मिल रहा। नॉलेज, सारी नॉलेज जो है वो गूगल बाबा और ये सब, मतलब अंट शंट अनाप शनाप नॉलेज, तो हम किस पे बिलीव करें, किस पे ना करें? कमर्शियलाइजेशन, ये सारा जो फूड इंडस्ट्री का सारा प्रोपागेंडा है, ये हार्ट के लिए हेल्दी है, ये है, हर 10 साल में चेंज हो जाता है हार्ट के लिए क्या हेल्दी है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। कभी कुछ हेल्दी होता है, कभी फैट्स हेल्दी होते हैं, कभी बिल्कुल अनहेल्दी हो जाते हैं। हाई फैट डाइट वेट लॉस करेगी, हाई फैट से तो हार्ट प्रॉब्लम्स आएंगी। पॉसिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। हमारी बॉडी वेट लॉस की जर्नी में या डिजीज रिवर्सल की जर्नी में कंफर्टेबल हो, वो अपना कंफर्ट अचीव करे। अगर डिजीज्ड बॉडी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस जर्नी में वो ठीक हो, इसके लिए हमें न्यूट्रिशन का पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। और फिर सेकंड चीज, हमारा माइंड सेटिस्फाई होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम लाइफ लॉन्ग हम इसे कैसे मेंटेन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इन दोनों पे जब मैंने काम किया, बहुत सालों तक मैंने काम किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कोई मेरा गॉडफादर नहीं है,
मैंने MD बायोकेमिस्ट्री में की. बायोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड जेनेटिक्स. देन आई स्टडीड न्यूट्रिशन इन डेप्थ. लाइफस्टाइल डिजीजेस तो मैंने 5 साल तक पढ़ी थी MBBS में. PG में मैंने न्यूट्रिशन को डेप्थ में पढ़ा. उसके बाद भी मैंने न्यूट्रिशन को डेप्थ में पढ़ा. यहाँ से वहाँ से जहाँ से मुझे नॉलेज मिली मैंने ली. एक्सपेरिमेंट्स किए, खुद पे किए, अपने पेशेंट्स पे किए, मेरे सराउंडिंग में मेरे पास बहुत जल्दी ग्रास्प किया. तो ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसी बातें हैं जो निकल के आई हैं कि हाँ, अगर हम इनको फॉलो करें तो हम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं और ये सस्टेनेबल होंगे. हमारे अंदर से फियर जाएगा कि यार बीमारियां तो आनी ही हैं. घर में सबके घरों में गोलियां दवाइयां, बड़ों के 30-40 साल में भी, गर्ल्स में तो 15 साल में PCOD, PCOS ये सब प्रॉब्लम चल रहा है. डाइट के मेन कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर. ये मेन कंपोनेंट हमें समझ में आते हैं. कार्ब्स तो सब में है. कार्ब्स आपने नहीं भी दिया अलग से तो भी, जो हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, तो फैट विल कन्वर्ट इनटू कार्ब्स एंड प्रोवाइड यू एनर्जी. गुड फैट्स, गुड प्रोटीन्स, हाई क्वालिटी प्रोटीन, एसेंशियल फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की और फाइबर की हमें जरूरत है. अगर डिजीज्ड बॉडी है तो हमें ज्यादा जरूरत है नॉर्मल से भी. क्यों? क्योंकि आपकी जो गट लाइनिंग है वो भी अनहेल्दी है, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी. तो आपको ये चीजें ज्यादा प्रोवाइड करनी है. इसके लिए हम क्या करेंगे? फाइबर जो है वो हमें पता है, फाइबर वैसे सब में है, नो डाउट. ग्रेन्स में भी फाइबर है, फ्रूट्स एंड सैलेड में बहुत ज़्यादा फाइबर है. लेकिन क्या डिफरेंस है इन दोनों के फाइबर में? पल्सेस में भी है, छोला राजमा में भी है फाइबर. डिफरेंस क्या है? जो कुक्ड फूड है, जिसको हम कुक करके खाते हैं, और सैलेड और फ्रूट्स और नट्स एंड सीड्स जिनको हम रॉ खाते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? कुकिंग से विटामिन्स और मिनरल्स का लॉस होता है. कुकिंग से क्या होता है? विटामिन सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव, उनका लॉस होता है, आपको पूरा नहीं मिलता है. आपको ये चीज सैलेड और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट से मिलता है, पूरा मिलता है. क्यों? क्योंकि उसमें वो लॉस नहीं होता है. आपके यूटेंसिल्स में आप जो खाना बनाते हैं वो रिएक्ट करते हैं आपस में. आपका आयरन, आपका एल्यूमिनियम, आपका जो आपके फूड में जो मिनरल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे आपस में, एलॉय बना देंगे. वो आप तो सब साइंस फील्ड के हैं, तो वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा. रॉ से आपको ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक मिलती हैं. साथ में जो फाइबर की मैं बात कर रही हूँ, विटामिन, मिनरल्स, हाई प्रोटीन और मतलब गुड क्वालिटी प्रोटीन्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स, नट्स एंड सीड्स. ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा होता है, हमें पता है, बादाम में, अखरोट में, सनफ्लावर सीड्स में, अलसी में, फ्लैक्स सीड्स में. तो इन सब में ये ज़्यादा होता ही है. मीन्स जो हमारी बॉडी को चाहिए वो सब रॉ में अवेलेबल है. कार्ब्स हैं, आप फ्रूट्स खाओगे तो आपको इंस्टेंट शुगर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स खाओगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी. कार्ब्स हर जगह है. हाई क्वालिटी प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स आपको जो रॉ में मिलेगा वो आपको कुक्ड में नहीं मिलेगा. इसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. फैट्स 3 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड. हम सब साइंस से हैं. अनसैचुरेटेड फैट्स जब टेम्परेचर पे जाएंगे, जब डाइजेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो वो सैचुरेशन गेन करेंगे, सैचुरेट होंगे, तब बनती है सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफैट किसे कहते हैं? यही ट्रांसफैट है. आपने रिफाइंड ऑयल खाया, रिफाइंड ऑयल पहले से ही हाई टेम्परेचर पे ट्रीट होके आते हैं, तो वो आपके ऑलरेडी ट्रांसफैट में बदल चुके हैं. आपका फॉर्च्यून रिफाइंड हार्ट हेल्दी, आपका सफोला हार्ट हेल्दी, ये जितने भी रिफाइंड ऑयल्स आ रहे हैं ये सब नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं. क्योंकि ऑयल सबसे, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो सारे फूड आइटम्स में से ऑयल सबसे सेंसिटिव चीज़ है. उसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं, वो सैचुरेट होते हैं. जब सैचुरेट होते हैं तो ट्रांसफॉर्म में सैचुरेट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है.
आपने अलसी डायरेक्ट खाई, आपने बादाम डायरेक्ट खाई, जब आप ये चीजें, अखरोट डायरेक्ट खाया, तो आपको वो ओमेगा 3 एज इट इज ज्यादा परसेंटेज में मिलता है, वनस्पत जो हमें ऑयल सजेस्ट किए जा रहे हैं। एक घी ऐसी चीज है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, घी बनता ही उबल कर है, तो वो ऐसा फैट है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, कोकोनट ऑयल भी। तो हमें जो ये जो चीजें हैं जो हमारी बॉडी मांग रही है, रॉ से हमें पूरा मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है। हमारी डाइट में रॉ कितना परसेंट है, हमारी डेली डाइट में रॉ कितना परसेंट है? नॉर्मल डाइट में आपको बताती हूँ, सुबह पानी आधा ग्लास, उसके बाद चाय के साथ बिस्किट और टोस्ट, उसके बाद ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, सैंडविच, पराठा, इडली, डोसा, समथिंग समथिंग समथिंग, उसके बाद लंच में रोटी, सब्जी, दाल, दही, उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ समथिंग समथिंग, कचौरा, पकोड़ा, परमल, भेल, उसके बाद डिनर में रोटी सब्जी। आप जो 5 बार खा रहे हैं इसमें कुक्ड फूड है, इसमें नेगेटिव फूड है, और इसमें रॉ कहीं है ही नहीं। बामुश्किल शाम को एक्स्ट्रा भरे हुए पेट में, लंच के बाद, डिनर के बाद, इवनिंग में चाय और नाश्ते के बाद आप बामुश्किल थोड़ा फ्रूट खाने की कोशिश करते हैं, कॉम्पनसेशन के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए। क्या हो रहा है सोसाइटी में, क्या हो रहा है? हर घर में ओबेसिटी से लेकर कैंसर तक की बीमारियां जा रही हैं, पहुंच रही हैं। हमारी आंखों के सामने एकदम क्लियर पिक्चर है, हमें समझना पड़ेगा कि रॉ हमें अपनी डाइट में बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? देखिए 40% तो रॉ डाइट में होना ही होना चाहिए, कितनी हेल्दी बॉडी हो, बच्चा हो, कोई भी हो। लेकिन इसे 80-90% तक हम बढ़ाते हैं कब? जितना सीरियस इलनेस हो। आप समझो कोई कैंसर पेशेंट है, कीमो पे चल रहा है, डाइट लेने आया है, तो वो कहाँ जाएगा? आप समझिए जिसका किडनी बिल्कुल डैमेज्ड है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, स्टेज 5 उसको हो गया है, अभी डायलिसिस पे है, या मान लीजिए सिरोसिस ऑफ लिवर है, लिवर फाइब्रोज हो गया है, तो हम 99% तक भी हम रॉ पे जा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट है, इसी में आपका प्रिवेंशन छुपा है। आप अपना परसेंटेज देख लो, 40 से 100 के बीच में प्रिवेंशन भी यहीं छुपा है, ट्रीटमेंट भी यहीं छुपा है, रिवर्सल भी यहीं छुपा है। आपकी एजिंग, आपकी जो आप चाहते हो, आपका यूथ चाहते हो, आप ग्लो चाहते हो, आप एक्टिविटी चाहते हो, आप जो भी चाहते हो, वो सब छुपा है आपके रॉ कंजम्पशन में। दूसरे तरीके से देखेंगे तो ये जो फाइबर है, ये हमारा गट बैक्टीरिया जो है, जो हमारी गट बैक्टीरिया की कॉलोनी है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको वैरायटी उसकी बढ़ाता है। रॉ के साथ जो आएगा ना बैक्टीरिया आएगा, वो क्या होगा? वो वैरायटी का होगा। कुक के साथ वो कम हो जाएगा, कुकिंग के साथ बैक्टीरिया मर जाएंगे ना। तो कुक्ड फूड के साथ आपको बैक्टीरिया की जो वैरायटी चाहिए, जो डिफरेंट कॉलोनीज चाहिए, वो नहीं मिलती हैं, रॉ से मिलती हैं। मिल गई आपको, थोड़ा बैक्टीरिया मिल गया, वो अपने आप कॉलोनी अपनी डेवलप कर लेगा। हमारी जो गट बैक्टीरियोलॉजी है, जो हमारा गट बैक्टीरिया है, वो अपने आप में, मतलब जो हमारा माइक्रोबायोम हमारी बॉडी के साथ अटैच्ड है, उसे अब एक ऑर्गन माना जाने लगा है। पहले उसे कैसे ट्रीट करते थे? साइट्स। अभी उसको बोलते हैं कि ये एक ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आपके लिवर, किडनी की तरह, आपके हार्ट की तरह। तो गट बैक्टीरिया जब सेटिस्फाई होता है, इस फाइबर से वो सेटिस्फाई होता है। जंक, रिफाइंड उसको परेशान करते हैं। ग्रेन्स, फुल स्टमक फूड जब आप खाते हो, वो उसको परेशान करता है, लेकिन इस फाइबर से वो खुश होता है। तो गट बैक्टीरिया जब हैप्पी होते हैं तो एक गट ब्रेन सर्किट होता है, उसके थ्रू वो वर्क करता है, आपके ब्रेन को सेटिस्फाई करता है। होता है ना, हम फ्रूट्स खा के सेटिस्फाई फील करते हैं, नहीं करते हैं? पेट भर जाता है। आपने ये एक्सपेरिमेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं किया, आप इसे पूरा महीना करो, अपना रॉ का कंजम्पशन बढ़ाओ पूरा 1 महीने के लिए,
फिर आप देखो आपका कचौरा पकौड़ा खाने की इच्छा कैसे कम होती है। ये आप पहले करोगे, ऐसा नहीं पहले रिजल्ट आएगा फिर हम करेंगे, ना ना ना, पहले आप करो फिर आपको पता चलेगा। जब आपकी बॉडी में चेंज आएंगे, उसको टाइम दो, इसमें टाइम लगता है। इसके अलावा हार्मोन्स बैलेंस होता है, नो डाउट, डेफिनेटली वो भी आपकी गट लाइनिंग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो आप ग्रेन्स खाते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स और पॉजिटिव ग्रेन्स। नेगेटिव ग्रेन्स में आते हैं गेहूं, चावल, ग्लूटेन कंटेनिंग दूसरे ग्रेन्स, बार्ले, राई। इसके अलावा मेज, मक्का, उसमें जीन प्रोटीन होता है जो कि ग्लूटेन की तरह ही हैवी होता है। इसके अलावा जौ मैंने बता दिया आपको। हाँ, तो ये ओट्स उसमें भी एक प्रोटीन होता है, नाम मुझे याद नहीं है, तो एविनिन शायद ऐसा कुछ होता है। तो ये जो ग्रेन्स हैं ये नेगेटिव ग्रेन कैटेगरी में आते हैं ड्यू टू देयर हैवी प्रोटीन। ये इतना हैवी प्रोटीन है कि आपकी गट लाइनिंग को डैमेज करता है। जो गट में जो एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाई चाहिए उनको ये डैमेज करता है। सेकेंड थिंग, ग्लूटेन और इसके भाई आपके ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होते हैं। ब्रेन में ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, वो आप हैप्पीनेस देते हैं, वो उस पे जाके अटैच होता है। ओपियोइड्स अटैच, डेफिनेटली मॉर्फिन, ओपियम ये अटैच होगा, उसी पे ग्लूटेन अटैच होता है कि नहीं है आपको गेहूं का एडिक्शन? है कि नहीं है? मानते नहीं मानते हैं कि हम गेहूं के एडिक्टेड हैं, है ना? ये उस ओपियोइड रिसेप्टर्स की वजह से। तो जब आप नेगेटिव ग्रेन्स को छोड़ेंगे, छोड़ने का मैं नहीं कहती, आप सब अपने अपनी रेंज देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं कि फिट हैं, फिट रहना चाहते हैं तो कंजम्पशन कम कीजिए, गेहूं का, मक्का का, चावल का, जौ का, ओट्स का, इनका जो नेगेटिव ग्रेन्स मैं बता रही हूं। अगर बहुत प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो 100% स्टॉप कर दीजिए। तो वो एक वैरायटी है कि हमें किसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है। न्यूट्रल ग्रेन्स में आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, राजगिरा। ये न्यूट्रल है, जबकि मिलेट्स हैं। मिलेट्स बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल में काउंट होंगे। अगर आपकी हेल्थ पहले से अच्छी है तो वो मेंटेन रखेंगे, पर मेंटेन कैसे रखेंगे? उसके अलावा एनवायरनमेंट से तो सब कुछ नेगेटिव आ रहा है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, आपकी एयर में, वाटर में, सब में पॉल्यूशन है, केमिकल है। तो वो ट्राई करते हैं कि आपकी हेल्थ को मेंटेन रखेंगे। लेकिन अगर किसी की डिजीज्ड बॉडी है और उसको रिवर्स करना है, उतनी पावर ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, राजगिरा में भी नहीं है। अब एक और कैटेगरी आती है पॉजिटिव मिलेट्स। ये हैं माइनर मिलेट्स। मिलेट्स वो होंगे जिनका दाना गोल होगा। लोग मोटे अनाज में मक्का को भी जोड़ लेते हैं क्योंकि मक्का मोटा मोटा होता है। नहीं नहीं नहीं, जिनके गोल दाने होते हैं वो खाली मिलेट्स होते हैं। माइनर मिलेट्स के दाने गोल होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे। ज्वार बाजरा के बड़े होते हैं, रागी के, इनके छोटे छोटे होते हैं। माइनर मिलेट्स और ज्यादा फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स के पैक होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोडो, लिटिल मिलेट, कंगनी, हरी कंगनी, कोदो, कुटकी, सामा। ठीक है, और भी कई हैं, 10-15 और हैं, लेकिन मिलते नहीं है। अवेलेबिलिटी इन 5 की तो है। तो हमें ये मिलेट्स काम में लेने चाहिए। ठीक है, इसके बाद वाली लाइन ये है कि फिर भी आपको ग्रेन की कैटेगरी है ये 3। पॉजिटिव ग्रेन मैंने आपको बता दिया काम में लेना चाहिए, लेकिन मैंने आपको उसके पहले ये बताया है कि आपको रॉ बढ़ाना है तो ओवरऑल ग्रेन का अमाउंट तो कम करना है, चाहे आप पॉजिटिव ही लें। अगर आप सोचें कि हम 3 टाइम पॉजिटिव मिलेट खा लें क्या, तो भी आप अपनी डिजीजेस को रिवर्स नहीं कर सकते। बचपन से खाया है तो आप हेल्दी रहोगे, लेकिन डिजीज्ड बॉडी को रिवर्स करने की पावर जो आती है वो रॉ से आती है।
इसके अलावा आपको सब पता है, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड शुगर, ये सब आप लोगों को पहले से ही पता है। यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, रॉ नहीं रहेगा ना, वो रॉ नहीं रहेगा, लेकिन क्या होगा ना कि लो कैलोरी में काउंट होगा ना, उसका फाइबर कंटेंट दूसरी चीज़ों से ज़्यादा होगा, विटामिन मिनरल्स उसमें पहले से ही ज़्यादा थे, तो कुक होने के बाद भी आपको दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेंगे। इनमें वाटर होता है, नेचुरली इनमें वाटर होता है। आपकी वेजिटेबल्स हो गई, आपका कद्दू हो गया, कोई भी दूसरी सारी दुनिया भर की वेजिटेबल्स हैं, आपके जो सैलेड के आइटम्स हैं, ये सब वाटर, इनकी सेल्स के अंदर वाटर है। हम क्या सोचते हैं पानी से बॉडी ठीक होती है, पानी ऊपर से पी लेंगे ठीक हो जाएगी। हैवी खाना खा लेंगे, एकदम हैवी खाना, और पानी पी लेंगे, तो वो बैलेंस नहीं होता। हर सेल के अंदर जब पानी है तो फिर वो अलग तरह का बेनिफिट होता है। ये आप केमिस्ट्री है ना, आप लोगों का सबका सब्जेक्ट नोन, अभी इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, तो इस तरह से केमिस्ट्री चलती है। तो बॉडी में भी हर सेल, आपको लगता है आप पानी पी रहे हो, नहीं, डिहाइड्रेशन बढ़ रहा है आपके पानी पीने से। इलेक्ट्रोलाइट्स पहुंचे नहीं पहुंचे हर सेल तक बॉडी की। तो रॉ की डेफिनेशन में तो सिर्फ रॉ आएगा जो आपने कच्चा खाया है। कुक करके खाया है तो सूप, सब्जियां विल बी बेटर इन कुक्ड कैटेगरी, इन दैट कैटेगरी। पल्सेस, छोला, राजमा, चौलाई, सारी दालें वालें, कुक्ड कैटेगरी। एग, कुक्ड कैटेगरी। ये चीजें कुक्ड कैटेगरी में अच्छी हैं देन ग्रेन, इसलिए मैंने आपको ग्रेन के बारे में स्पेसिफिकली समझाया। बाकी रॉ में तो वही आएगा जिसको हम रॉ कंज्यूम कर सकते हैं। सोक करके खाना चाहिए, क्योंकि सीड्स और नट्स जो होते हैं उनमें केमिकल बाइंडर्स होते हैं, उनमें एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं, तभी तो वो महीनों तक पड़े रहते हैं, कुछ नहीं खराब होता उनका। फ्रूट्स और सैलेड तो खराब हो जाएगी ना 4-5 दिन में ही, तो इसका मतलब उनमें कुछ रहता है इनिबिटर, वो उसको अगर हम सोक करके खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इजीली डाइजेस्टिबल होता है, न्यूट्रिशन पूरा मिलता है। तो इसीलिए हम अंजीर को, मुनक्का को, काजू, बादाम को, अखरोट को सोक करके ही खाते हैं। जैसे हम लोग फैट लॉस के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और हम इस तरीके से फैट लॉस कर भी लेते हैं, ठीक है, बट उसके बाद क्या है कि ज़्यादा ये देखा गया बाकी सारी बॉडी से आपका फैट लॉस हो जाएगा, लेकिन जो बेली फैट की जो बात होती है ना, उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए जो कि बेली फैट भी कम हो जाए। देखिए, जब मैं आपको ये न्यूट्रिशन, जब मैं आपको ये बोलती हूँ कि जब आपको न्यूट्रिशन पूरा समझना है और उसको अपनाना है, तो सबक्यूटेनियस फैट जो कि सबसे लास्ट में जाता है, विसरल फैट सबसे पहले जाता है। अगर आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन किए हैं तो सबक्यूटेनियस फैट फिर भी लास्ट में जाता है, उसमें एक्सरसाइज की हेल्प भी लगती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि एक्सरसाइज से सारा फैट चला जाता है लेकिन एब्डोमिनल फैट सबसे लास्ट में जाता है, वो सबक्यूटेनियस फैट होता है जो बहुत रेजिस्टेंट होता है। तो आपको इतना पेनिट्रेटिंग डाइट चाहिए, एक्सरसाइज भी कर ली, डाइट की हेल्प भी चाहिए, और मेंटेन आप तब भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने 2 घंटा एक्सरसाइज करके कसम खा ली है कि मेरे को वेट लॉस करना है ना। अब उसे आप मेंटेन कैसे करोगे? 2 घंटा एक्सरसाइज तो जिंदगी भर की फिक्स कर लो। क्यों? क्योंकि आपने 2 घंटा एक्सरसाइज करके तो कम किया है, अब आप उसको मेंटेन कर ही नहीं सकते बिना 2 घंटा एक्सरसाइज के, अगर आपने डाइटरी चेंजेस साथ में नहीं करे तो। ठीक है, सर वाटर इनटेक तो देखिए सीजन टू सीजन वेरी करता है। हाँ, आपका वर्क प्रोफाइल से, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, सन में कर रहे हैं, एसी में बैठ के कर रहे हैं। सर अगर आपने डाइट में, हाँ, अगर आपने डाइट में रॉ बढ़ा दिया है, डाइट में रॉ अगर आपने बढ़ा दिया है, मैं आपको एक प्रोटोटाइप ऐसा बताती हूँ। सुबह उठ के आपने 1.5-2 गिलास पानी पिया, नींबू पानी पिया, दाना मेथी का पिया, गुनगुना पिया, तांबे का पिया, कैसा भी पिया, 1.5-2 गिलास पानी एक बार पी लिया, फ्रेश होके आए। ब्रेकफास्ट टाइम पे आपने ड्राई फ्रूट्स खाए अपने सोक किए हुए,
आपने वेजिटेबल स्मूदी बना के पी, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन्स जो मिलेंगे उससे रॉ से बेस्ट मिलेंगे। तो एक स्मूदी बना के पी, उसमें पानी डलेगा, वेजिटेबल स्मूदी, लौकी का जूस, ऐश गॉड का जूस, कैरेट कुकुम्बर का, जो सीजन टू सीजन। इसके साथ आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया, ग्रेन कम करना है, समझिए आपने फ्रूट्स खाए, फुल पेट फ्रूट्स खाए। अभी आपकी बॉडी पानी नहीं मांगेगी, उसके बाद भी नहीं मांगेगी, लंच तक भी नहीं मांगेगी। बड़ा मुश्किल आपने पिया तो पिया, वरना चाय कॉफ़ी हो जाती है तो वो थोड़ा सरक जाता है। इसके बाद हमने लंच किया, लंच के 1-1.5 घंटे बाद आप 2 ग्लास पानी पीजिए, ठीक है। शाम को एक बार और आप पानी पीजिए, रूटीन अपने सामने आ ही जाता है। तो 1-1.5 पानी सिप सिप करके तत्ता सा पानी पूरे दिन नहीं पीना चाहिए ना। ये आपके थर्स्ट सिग्नल्स को कंफ्यूज करता है, डेवलप ही नहीं होने देता थर्स्ट सिग्नल्स। जो ब्रेन से जो हमारे सिग्नल डेवलप होते हैं वो आपके एक सिप पानी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। पानी हमें पीना चाहिए 1.5-2 ग्लास एक साथ, 1 लोटा पानी एक साथ। आप बड़े लोगों को देखना, लोटा या जग भर के पानी पीते हैं, है ना। दिन में 3 या 4 बार 5 बार पानी पीते हैं और जग भर भर के पी लेते हैं। तो सर ऐसे नहीं, मैं सच में नहीं कह सकती कि हमें पानी कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। फिर आप डिनर करेंगे, आप अर्ली डिनर करें, उसके बाद आपको 2 ग्लास पानी पीना है। सोने तक तो आपको वॉशरूम भी आ जाना चाहिए अच्छे से, ताकि आप परेशान ना हो। इस तरह से डिनर में आपका सैलेड होगा या सूप होगा तो उसमें वाटर होगा, लंच में आपका बटर मिल्क होगा, कर्ड होगा, सैलेड होगा। तो वाटर इनटेक जो अलग से है वो इस रिवर्सल की डाइट के साथ हमें अलग से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इट हैपन्स बाय चांस ओनली, वो ऑटोमेटिक मोड पे आ जाता है। गर्मियों में गुड़ आपका बॉडी अलाउ करे तो खा सकते हैं, लिखा तो कहीं भी नहीं है नहीं खा सकते, थोड़ा गर्म तासीर होती है, दैट्स इट। तो सकता है। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, आपको कैसा फील होता है उस पर डिपेंड करता है ना। लोग सर्दियों में दही खाते हैं नहीं खाते हैं, हमसे पूछते थोड़ी हैं, उनको सूट करेगा तो खा लेंगे। हमारी बॉडी में शुगर का क्या रोल है मैडम, कितनी शुगर लेनी चाहिए? शुगर एक्स्ट्रा में तो लेनी नहीं चाहिए, आप बात ही ना करें मेरे से। जिस दिन ट्रीट का टाइम आएगा उस दिन हम मिठाई खा लेंगे। डेली इनटेक शुगर का होना ही नहीं चाहिए। रॉ जिसे आप कह रहे हैं ना, जिसे कहते हैं ब्लैंक, एकदम खाली शुगर, खाली, उसका तो होना ही नहीं चाहिए। आपके जो डाइट में आपका जा रहा है, फ्रूट्स में जा रहा है, ड्राई फ्रूट्स में जा रहा है, नट्स में जा रहा है, जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं वो अलाउड है। व्हाट अबाउट? अब वो तो ठीक है, हम भारतीय हैं, हमारी शान है मसाला चाय, तो हम पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, आप किस कंडीशन में मेरे पास आते हैं ये सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चाय आप 2 से ज़्यादा पी रहे हैं तो डेफिनेटली आप गलत कर रहे हैं। कुछ लोग 8-8, 10-10, 12-12 चाय पे जिंदा हैं, वो सब डायबिटीज़ लेके आते हैं, नहीं तो फिर बाद में हाइपरटेंशन और रीनल प्रॉब्लम, किडनी इश्यूज लेके आते हैं। तो भाई reduce hypertension means for a patient, for a hypertensive patient, this is the only method. हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अगर वो ओबेसिटी साथ में है तो आप रॉ इनटेक बढ़ाइए और आपकी ओबेसिटी जाएगी। आपका पर केजी 3 mmHg शायद बीपी डाउन होता है पर केजी। तो आपने अगर 10-20 किलो वजन कम किया है तो आपका, हाँ, तो इस तरह से कुछ है, डायरेक्ट रिलेशन है। कुछ लोगों को वेट नहीं है लेकिन हाइपरटेंशन है, तो हम उसके लिए फिर इस डाइटरी मॉडिफिकेशन से उनको हील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरटेंशन मोस्टली टाइम टेकिंग है, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं बनस्पत डायबिटीज़ रिवर्सल के। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ओबेसिटी भी ये पहले रिवर्स हो जाती हैं। देखिए शुगर तो क्या है, आज आपने जो खाई है कल सुबह रीडिंग वही आने वाली है। तो डायबिटीज़ आप 3 महीने में अपना HbA1c पूरा बदल लोगे, आप 15 दिन में अपनी फास्टिंग और पीपी दोनों बदल लोगे डाइटरी मॉडिफिकेशन से। हाइपरटेंशन और हाइपोथायराइडिज्म जो है वो थोड़ा सा
डीपर, हाँ डीपर लेवल पे वर्क करना पड़ता है। मेरा एक क्वेश्चन है, फैटी लिवर का आजकल बहुत चल रहा है कि आपका फैटी लिवर हो गया है, आपका वेट बढ़ गया है, रॉ कहाँ हमें मतलब कुछ रॉ में भी ये फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा ही एग्जांपल तो मैं मोस्टली खीरा, ककड़ी और ये सब को ऐसा इतना खाता हूँ कि मेरे को एक रोटी थोड़ा कम खाना है ना, और उसके बावजूद भी अभी मेरे को अगर कुछ एक पेन होने लगा था तो मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया और आपको फैटी लिवर नहीं। उन्होंने मेरे को बोला कि आपका फैटी लिवर। दोबारा से चेक करो अपनी पूरी डाइट को ऊपर से नीचे तक, 40% मिनिमम रॉ एक बच्चे से शुरू करो जिसको अपनी बॉडी को सिर्फ मेंटेन करना है, हेल्दी रहना है। आपको फैटी लिवर है तो आपको 60-70% रॉ पे आना है। अब आप कह रहे हो मैं सैलेड खाता हूँ, एक रोटी कम खाता हूँ, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आप रिवर्सल की बात कर रहे हैं, फैटी लिवर है एंड यू वांट टू रिवर्स दैट कंडीशन, तो 60-70% रॉ पे जाइए 3 महीना 6 महीने के लिए। ब्लैक कॉफी से भी फैटी एसिड, फैटी लिवर को रिलीज है, ब्लैक कॉफी के कुछ बेनिफिट होते हैं? हाँ देखिए, ब्लैक कॉफ़ी हुआ, ग्रीन टी हुआ, ये सब चीज़ें हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें, बहुत गुड जैसे कोक पाउडर, ये मतलब ये बहुत डार्क चॉकलेट जो हम खाते हैं, तो इनमें क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। आपके फ्रूट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हैं, लेमन में भी बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन लेते हैं। ब्लैक कॉफ़ी लीजिए आप, तो आप यूँ बोलें ब्लैक कॉफ़ी से फैटी लिवर, तो आप लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं किया, ब्लैक कॉफ़ी से फैटी लिवर जाता है, 5 ब्लैक कॉफ़ी ऐड करो, तो 5 ब्लैक कॉफ़ी ऐड करोगे तो गैस्ट्राइटिस भी आएगा, हाइपरटेंशन, 10 कैफीन भी जा रहा है ना, साथ में कैफीन जा रहा है, हाइपरटेंशन आएगा। तो किसी भी चीज़ को लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको पकड़ के उसको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। 1-2, अगर आप चाय नहीं पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं, अब आपने ब्लैक कॉफ़ी 2 पी है तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। ऐसा वेट गेन की थ्योरी पूरी अलग है। अगर अभी बोलना शुरू करूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। मेरी टॉक में जरूर ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इतने सबके बीच में एक तो निकलता ही है। पूरी थ्योरी अलग है और वो अभी बोलने में सब कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, मेरा नंबर ले लो, मुझसे बात कर लेना। ठीक है, हाँ। कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन जो डाइट में होता है, हाँ, उसका बॉडी में क्या लेना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, कंप्लीट प्रोटीन या इनकम्प्लीट प्रोटीन लेना चाहिए? जैसे एग्जांपल चिकन में कंप्लीट प्रोटीन होता है। किसने कहा आपसे? मैंने पढ़ा है। हाँ, वो तो कंप्लीट बॉडी होती है इसलिए कंप्लीट प्रोटीन आ गया। एग में देखिए, देखिए साइंस कहती है कि जो एग है वो रेफरेंस प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन इनकम्प्लीट प्रोटीन जैसी कोई खाने में नहीं होता है। आप कुछ भी खा लो वो उसका ब्रेकडाउन ही होना है। एज इट इज चिकन आपका मांस नहीं बन जाएगा, अमाइनो एसिड्स में ब्रेक होगा। वो अमाइनो एसिड्स में जो जो आपको मिलेंगे, आपकी बॉडी जिन जिन को चाहती है वो ज़्यादा लेगी, जो जो उसमें अवेलेबल ज़्यादा हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। आपने एक्सरसाइज किया है तो आपको और ज़्यादा मिलेंगे। मान लो आपने ये डंबल किए हैं तो आपकी बाइसेप्स बनेंगी, ट्राइसेप्स बनेंगी, जो भी। तो उन सब पे डिपेंड करता है। आप कोई भी प्रोटीन खाओगे वो ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट इनकम्प्लीट का कोई सीन ही नहीं है। ये आपकी बॉडी की डिमांड और आपकी गट लाइनिंग की कंडीशन पे डिपेंड करता है। एग को रेफरेंस प्रोटीन क्यों कहा जाता है? हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा उसके प्रोटीन को, जैसे होता है ना कितने परसेंट तक बायो अवेलेबिलिटी है उसकी, तो हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी है उसके प्रोटीन्स की, उसके अमाइनो एसिड्स की, तो रेफरेंस प्रोटीन कहा जाता है। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं सारे नॉनवेज में से चिकन खाऊंगा तो मेरे को कंप्लीट प्रोटीन मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में खुद ही जनरेट होते हैं। टूट फूट होती है ना, पूरे दिन पूरी रात हमारे शरीर में टूट फूट चलती रहती है। सेल्स ब्रेक डाउन होंगी, सेल्स टूटेंगी तो क्या निकलेगा? जो उसमें है वही तो निकलेगा।
अमाइनो एसिड्स निकलेंगे, फैटी एसिड्स निकलेंगे, वाइटामिन्स रिलीज होंगे, मिनरल्स निकलेंगे, वो सब दोबारा काम आता है, होता है ना रिपेयर बॉडी में। तो इसलिए आधे अमाइनो एसिड 20 में से 22 में से आधे 10-12 कहलाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और कुछ होते हैं जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। कंप्लीट प्रोटीन जैसा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, और चिकन तो डेफिनेटली नहीं। प्लांट प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज मैंने आपको बताया, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स, इसी में आ गया कोकोनट, इसी में आ गया पीनट एंड पल्सेस। कोकोनट और पीनट भी आ गया नट्स में और सीड्स में, और ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स जो सारे ड्राइड हैं फ्रूट्स, और उसके अलावा मैंने आपको बताया पल्सेस। पल्सेस कहाँ तक जाएगा? छोले, राजमा, चौलाई, वहाँ तक। देखिए ग्रे हेयर का तो मैं नहीं, मेरा जब तक क्लेम नहीं हो तब तक हमें नहीं बोलना चाहिए, तो ग्रे हेयर का तो हाथ खड़े करती हूँ मैं अपने। बाकी हेयर लॉस का जो है, इसमें एक तो डैंड्रफ भी बहुत हो रहा है, तो डैंड्रफ सबसे पहले आप उसको एंटी डैंड्रफ शैम्पू से, सॉल्यूशन से आप पहले डैंड्रफ को देखिए कि डैंड्रफ तो नहीं आया है। उसके अलावा जो डाइटरी है वो, उसमें ये जो डाइट है जो मैंने आपको बोला कि आप इसके अंदर ये नेचुरल प्रोटीन्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, एग भी मैं अलाउ करती हूँ, एग भी बहुत अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के केस में स्पेशली, क्योंकि स्टूडेंट्स बाजार में से कुछ भी खाएंगे ना, मिलावट का और वो तेल का बहुत इशू होता है, रिफाइंड ऑयल्स का, और या फिर पुराना बासी, वो सब चीज़ें होती हैं। एग को हम ऐसे देखें तो एज इट इज़, भाई ठीक है, बॉइल्ड एग खाया है, ऑमलेट खाया है तो ठीक है, 19-20 हमको पूरा मिल रहा है, फिर वो रेफरेंस प्रोटीन कहलाता है। तो इसलिए ये जो प्लांट बेस्ड हाई प्रोटीन आइटम है, साथ में एग्स, ये मैं अलाउ करती हूँ, और इससे आप कवर कर सकते हैं हेयर लॉस आराम से। डायबिटीज का और नमक का ऐसा नहीं, हेल्थ से नमक का रिलेशन है, तो ओवरऑल आपको कोई भी कंडीशन रही तो नमक का रिलेशन तो रहेगा ही। पहली बात तो रिफाइंड सॉल्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। रिफाइंड सॉल्ट जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में धुल के आता है, सारे मिनरल्स को बाइंड कर लेता है, उसमें सिर्फ सोडियम और क्लोराइड बचता है। समुद्री नमक है तो माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स उसमें मिले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा प्लास्टिक ओशंस में रिलीज हो चुका है। तो केवल 2 मिनरल मिल रहे हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ हाई एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है, जो हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाती है। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जो है, रॉक्स तो कब बनी थी? लाखों करोड़ों साल पहले, उसमें प्लास्टिक मिला हुआ नहीं है, माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक पार्टिकल। मिनरल्स सारे मौजूद हैं, 85 से ऊपर मिनरल्स उसके अंदर रॉक सॉल्ट में प्रेजेंट हैं, वो रिफाइंड भी नहीं होता है। इसके अलावा नमक जो नेचुरल आपके फूड में भी नमक होता है, जो हम फूड खाते हैं ना, अगर गुड क्वालिटी खाएंगे, वो जैसे केमिकली ट्रीटेड नहीं होगा, फ्रूट्स वेजिटेबल सब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र और फिर राइटनिंग एजेंट से ट्रीटेड है, नहीं होगा तो उसका जो आपको मिनरल्स, सॉल्ट का मतलब क्या होता है? मिनरल्स, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और ये सारे मिनरल्स का वही तो होता है, तभी तो हम उसे ट्रेसेस में खाते हैं। ट्रेसेस में खाते हैं, बॉडी को भी ट्रेसेस में ही ज़रूरत है मिनरल्स की। तो आप एक्स्ट्रा यूज़ तो डेफिनेटली मत कीजिए, जो फ्रूट्स और सैलेड और ऊंचा नमक जो खाते हैं ना वो। लेकिन जब आप रॉ बढ़ा देते हैं तो आपकी सब्जियां, दालें तक भी कम हो गई, आपका रोटी, मसाला, नॉनवेज भी कम हो गया, तो आपका नमक भी कम हो गया। एक नेचुरली डाइट चेंज करने से आपके सॉल्ट कॉन्शियसनेस भी जाती है, फिर आपको इतना कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली जब आप सेंधा नमक यूज़ करने लग जाते हैं।